हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हमारा टॉपिक है और चैप्टर है, हमारा सब्जेक्ट्स कौन सा पढ़ रहे हैं हम, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में मैं इसको ना दो चैप्टर में आपको डिवाइड कर देता हूँ। बहुत बच्चों के ना माइंड में एक पॉइंट रहता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमने पहले पढ़े ही नहीं हैं। तो मैं इसे दो पार्ट में, ये अकाउंट नहीं बना रहा, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपने 11th या फिर 12th में आपने स्टडी किया हुआ है। नंबर 1 दैट इज फाइनल अकाउंट, जो कि आज हम स्टार्ट भी करेंगे। नंबर 2 आपका डेप्रीशिएशन, और नंबर 3 थ्योरी, अजम्पशन। जो अजम्पशंस आपने पहले पढ़े थे, जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, वो थ्योरी का बात, ठीक है ना। आप जब बुक लोगे ना तो आपको बुक में पता है क्या दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखने वाली है बुक के अंदर। जो 11th में पढ़ रखा था, कैश बुक भी दिखेगा, बीआरएस भी दिखेगा। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो बुक को बनाया जाता है और बुक को डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर कैश बुक बीआरएस क्यों दिखेगा आपको, और वो एग्जाम में नहीं आएगा, सब्सिडरी बुक भी दिखेगा आपको। इसलिए क्योंकि ना कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसने कि आर्ट्स से पढ़ाई करी 12th तक, अब वो किस में आ जाते हैं, कॉमर्स में आ जाते हैं। तो अब जब बच्चा आर्ट्स से पढ़ रहा है और कॉमर्स में आता है तो उसे तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से पढ़ना होगा। तो इसलिए वो सारी आपको किताब में देखने को मिलता है। और सेम ऐसे देखा जाए तो साइंस के, क्योंकि रेगुलर अगर साइंस आपको नहीं मिला तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से साइंस तो होता नहीं, तो फिर आपको कहाँ आना पड़ता है, आप कॉमर्स चले जाते हैं, आर्ट्स। तो वो स्टूडेंट्स जब आर्ट्स कॉमर्स में आ जाते हैं तो उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और सेमेस्टर 1 बीकॉम में पढ़ रहा हो, तो नंबर जो गिवन है आपका कंटेंट से रिलेटेड कोर्स के अंदर, उस पर अलग से इंटीमेट करिएगा, क्योंकि फिर उन्हें कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको 12th स्टैंडर्ड वाली भी बताई जाएगी, 11th स्टैंडर्ड वाली भी बताई जाएगी। हालांकि 12th स्टैंडर्ड वाला पहले हुआ करता था एक डिसोल्यूशन नाम से चैप्टर, बट अब हटा दिया गया है सेमेस्टर 1 में से। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, मैं वही चैप्टर यहाँ पे लिखने वाला हूँ जिसमें एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर वो हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। कौन कौन से चैप्टर आपने जो कि आपके लिए एकदम न्यू होने वाला है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार 11th-12th वाला है। एक तो ब्रांच, डिपार्टमेंटल, बिल्कुल न्यू है ये आपके लिए। इन्वेंट्री, लीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका यूपी यूनिवर्सिटी हो गया या कोलकाता, उन्होंने शायद 12th में पढ़ा हो, लेकिन आपके सेमेस्टर 1 में दिल्ली यूनिवर्सिटी या सीबीएसई वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भैया एनपीओ उसने नहीं पढ़ा, उनके लिए ये न्यू चैप्टर माना जाएगा। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, एक चैप्टर हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है,
और कौन सा रह गया हमारा, डिपार्टमेंटल इन्वेंट्री, लीज, एनपीओ। बस यही चैप्टर मान के चलिए। मोटे मोटे मैंने, अगर आप चैप्टर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है हमारे, ठीक है ना। मेन मेन अगर आप चैप्टर की बात करो तो ये 9 चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 3, इनफैक्ट 2, ये तो थ्योरी हो गया, 2 चैप्टर एक आपके ऐसे चैप्टर है जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें बदलेगी। और इसमें से कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, तो बहुत बच्चे लास्ट लास्ट तक कोचिंग में क्या देखते हैं कि भाई ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, इस तरीके से सोचते हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, सोचते हैं यार वो ही है 12th वाला। वो सिर्फ पता है क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट ओपन करेंगे और पहले दिन से और एग्जाम तक एक ही चैप्टर करके जाएंगे, फाइनल अकाउंट और थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन, और वो कहते हैं कि पहले सारा। तो मैं बता दूं, इसमें से तो आपके पूरा पेपर थोड़ी ना सॉल्व हो जाएगा, पेपर तो आपका इधर भी बहुत सारा पेंडिंग है। तो इसलिए मैं आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, आज मैं करूंगा आपका फाइनल अकाउंट, जो 11th में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा उससे एडवांस मिलेगा आपको, कम नहीं होगा, एडवांस। तो हम इस चैप्टर को ना थोड़ा सा रैपिडली, मतलब कि थोड़ा फास्ट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, देखो जैसे एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट, अकेला 1.5 से 2 महीने ले जाएगा, अकेला चैप्टर ये। तो इसके बाद आप देख लो डिपार्टमेंटल या ब्रांच की बात करें, ब्रांच भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो हमें उस जगह पे ज्यादा इन्वेस्ट टाइम करेंगे जहां पे कि हमें नई चीजें सीख रहे हैं। फाइनल अकाउंट हमने सीखा हुआ है, तो अभी तो पहले स्लोली और एडजस्टमेंट में एक साथ, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा सीख रहे हैं हम, दैट इज फाइनल अकाउंट। और जो एसओएल के स्टूडेंट अगर होंगे तो मैं एक चीज बता दूं, एसओएल के जो बुक मिलती है, जो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुक मिलती है, उस बुक के अंदर ना एक सिंगल एंट्री नाम का भी चैप्टर डाला हुआ है, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। लेकिन वो गलती से, क्योंकि एसओएल की जो बुक है सेम ऐसे जैसे आपके सीबीएसई के अंदर आपको वो मिलता था, बीच में क्या देते थे वो, सपोर्टिंग मटेरियल, उसमें गलतियां होती थी कितनी सारी। तो ऐसे ही जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है, तो खासकर न्यूमेरिकल, तो उसमें कुछ चैप्टर ज्यादा डाल दिए, कुछ कम डाल दिए, जो कि सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। तो उसके अंदर देखो आपको एक सिंगल एंट्री के नाम से, इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड के नाम से चैप्टर मिलेगा, वो आपका सिलेबस में है ही नहीं। अब फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि भैया बिल्कुल फाइनल कर लेना खाता, अब आप जाओ और आपके पास ऑल डिटेल अवेलेबल है, आपके पास सारा डिटेल मिल गया, ऑल डिटेल अवेलेबल है। फाइनल अकाउंट कैसे किया जाता है, फाइनल अकाउंट का मतलब हमें यहां 2 तरीके के अकाउंट्स को फाइंड करना है, और अभी भी सोल प्रोप्राइटर का ही है, पार्टनरशिप का एक आध क्वेश्चन मिलेगा। एक तो हमें ट्रेडिंग, मैं इसको 3 पार्ट में इनफेक्ट बांट देता हूं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, और एक दूसरा क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। एक बात याद रखना, जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में 18 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, और 100% ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा इस पैटर्न पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 तरीके के हमें चीजें बनाना है, तो इसी को हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले ये डेटा कहीं से मिलेगा तभी तो बनाएंगे, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कहीं से इंफॉर्मेशन मिले तभी तो करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जर्नल, जर्नल एंट्री, अगर सबसे पहले मैं बात करूं जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री जो है हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट पढ़ना था आपने, तो अब नहीं पढ़ना आपको। तो सबसे पहली बात करूं मैं जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद आपने सीखा था लेजर, जर्नल के बाद क्या सीखा था आपने, लेजर। अब लेजर के बाद आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद क्या होता है आपका, ट्रायल बैलेंस। तो आपने जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ये आप सीख चुके हैं। इस डेटा से आप बनाते हो फाइनल अकाउंट, इस डेटा से आप क्या प्रिपेयर करते हो, यानी आप जब भी फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपको पता है क्या गिवन होगा, ऑलवेज ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। हमें ये नहीं समझना है जर्नल कैसे बना होगा, लेजर कैसे बना होगा, और ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा होगा, जिसके अंदर 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम होता है, उसके अंदर अमाउंट लिखा हुआ
होता है। तो हमारा सबसे पहले मैं बात करूं तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम एक तो ट्रेडिंग सीखने वाले हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ना आपको नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस का, नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का नॉलेज है तो आप इजीली कर लेते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे एसेट क्या क्या हैं और लाइबिलिटी क्या क्या है। क्या हमारे एसेट्स हैं और क्या हमारे लाइबिलिटी है, क्या हमारे लाइबिलिटी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम एक फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे भी पहले हमें समझना क्या होगा, हमें समझना होगा दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। दोनों टाइप के हमें एक्सपेंसेस समझने होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या है। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। इसको बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। वैसे तो आपको पहले पर अगर पढ़ा हुआ है तो जैसे वेजेस और सैलरी, वेजेस हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है और सैलरी हमारा कहाँ का पार्ट होता है, P&L का पार्ट होता है। लेकिन उसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक बार रिमाइंड करा दूं। जैसे सपोज करो कि आप किसी फैक्ट्री की अगर हम बात करें, मान लो एक आपके सामने ये फैक्ट्री है, मैं सीधा डायरेक्टली बात कर रहा हूं किससे, फैक्ट्री से। फैक्ट्री में आप गुड्स को तैयार करते हो, उसके बाद आप गुड्स को कहां बेचते हो जाके, मान लेते हैं ये आपका दुकान, शोरूम है, ये आपका शोरूम है। तो आपके जितने भी खर्चे, अब फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे होते हैं, यहां पे जो वर्कर काम करता है, यहां पे कौन काम करता है, हमारा वर्कर। यहां पे जो आपके लाइटिंग है, यहां की जो लाइटिंग है और एक यहां की भी लाइटिंग होगी, तो यहां की जो लाइटिंग है उसको तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और जो यहां की लाइटिंग है उसको हम बोलेंगे पावर। सर ऐसा क्यों, दोनों की लाइटें तो वही सेम है। पावर फैक्ट्री में इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, पावर का मतलब है कि बहुत हाई वोल्टेज की हमें चीजों की जरूरत है। तो और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है हमें इतने ज्यादा हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है। तो फैक्ट्री में तो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो जिसकी वजह से हमें पावर की जरूरत पड़ती है, पावर। और दूसरे साइड अगर हम जाएं, पावर के बाद अगर बात करें तो और क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे देखो हम सामान खरीदते हैं, तब हमारे पास यहां से सामान आएगा। तो जब हमारे पास यहां पे सामान आएगा तो जो ये जो ये बस वाले को या ट्रक वाले को जो भी किराया देंगे, इसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। और यहां से जो सामान हम ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने ऑफिस में, यानी यहां से मान लो मैं यहां सामान भेज रहा हूं, तो यहां पे भी किराया लगेगा, उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। यहां पे वर्कर जो काम करेगा उसको दिया जाएगा सैलरी, और यहां जो वर्कर काम करेगा उसको दिया जाएगा वेजेस। कई बार क्या होता है कि हम ना आउट ऑफ इंडिया से सामान खरीद लेते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के बाहर से जब सामान खरीदते हो और जब आप लेके आते हो इंडिया से बाहर से सामान अपने पास, तो उस केस में आपको एक टैक्स देना पड़ता है जिसे बोलते हैं कस्टम और ड्यूटी। टैक्स को एक पता है क्या बोला जाता है, ड्यूटी भी बोलते हैं हम। टैक्स, इनकम टैक्स तो जानते हैं या जीएसटी भी जानते हैं, दूसरा एक टैक्स का नाम ड्यूटी भी होता है। तो अगर हम बाहर से कोई सामान खरीद रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी बोला जाएगा उसको। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम मैन्युफैक्चरिंग, वैसे तो अब हट गया है, जीएसटी लग जाता है कुछ भी सामान मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर उसको एक्साइज ड्यूटी बोल देते हैं। एक्साइज ड्यूटी टैक्स का नाम है ये, एक्साइज ड्यूटी। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जैसे कि अपना खुद का पावर ग्रिड होता है। पावर ग्रिड का मतलब क्या हो गया कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनी देखती है भैया एनडीपीएल वाला या टाटा पावर वाला बिजली दे रहा नहीं दे रहा, तो अपना पावर प्लांट खुद ही बना लेती है। कोयला अगर उनके पास है तो कोयले से वो अपना पावर प्लांट बना लेती है। तो बहुत जगह पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे यूज हो सकता है कोल। कोल यानी इसको हम बोलेंगे हीटिंग। ठीक है, आप एक जस्ट माइंड के अंदर एक इमेजिन करोगे कि कुछ काम हमारे फैक्ट्री के अंदर चल रहे हैं और कुछ काम हमारे कहाँ पे चल रहे हैं,
शोरूम जिसको मैं बोल देता हूं सिंपल, ये ऑफिस हो गया एक तरीके से। ऑफिस में भी बड़े सारे खर्चे हैं और यहां पे भी बड़े सारे खर्चे हैं। तो जो भी वर्क हमारा इस फैक्ट्री के अंदर चलेगा, जो भी वर्क हमारा इस फैक्ट्री के अंदर आएगा, आप ध्यान रखना, इस पूरे फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्क आने वाला है वो सभी वर्क माना जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो भी काम हमारा ऑफिस के अंदर होगा उस सभी को माना जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है? जो कि हमारे कहां होंगे? फैक्ट्री के अंदर होंगे। जो कि हमारे कहां पे होंगे? फैक्ट्री के अंदर होगा। तो इसे फैक्ट्री वाले एक्सपेंस को हम क्या नाम देंगे सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो ऑफिस में काम होगा उसको क्या नाम देंगे हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है? अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां चला जाता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां चला जाता है हमारा? ट्रेडिंग में। तो ये सारे खर्चे कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में। और ये सारे खर्चे कहां चले जाएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। बैलेंस शीट में तो एसेट्स लायबिलिटी जाएगा। तो हम अब फॉर्मेट देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अगर मैं बोलूं मैं फैक्ट्री में मैनेजर की मैं सैलरी दे रहा हूं, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी दे रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन में बोलोगे फैक्ट्री में तो ये कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस मैनेजर की सैलरी दे रहा हूं तो क्या माना जाएगा? लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीजें फैक्ट्री में यूज होती हैं लेकिन हम तब भी उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। जैसे कि नंबर 1, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। मशीन तो फैक्ट्री में यूज होता है ना बड़े बड़े, लेकिन उसके ऊपर चार्ज होने वाला डेप्रीशिएशन कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं गोडाउन का रेंट, तो गोडाउन कहां पे होता है हमारा? फैक्ट्री में होता है नॉर्मली। तो गोडाउन रेंट, अगर मैंने बोला फैक्ट्री गोडाउन रेंट तब तो क्लियर ही, और सिर्फ गोडाउन रेंट बोलूंगा तो आपका फैक्ट्री का माना जाएगा, यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैंने बोला ऑफिस रेंट तो वो क्या माना जाएगा आपका? सिंपली आपका ऑफिस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे होगा। तो एक पहले फॉर्मेट में ओवरव्यू देने जा रहा हूं आपको पूरे फॉर्मेट का। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, जैसे ये फॉर्मेट आपको समझ में आएगा उसके बाद एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे कि किस तरीके से करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मेट समझ जाएं वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस को एक फॉर्मेट और क्वेश्चंस उसके साथ। बुक आपका कौन सा है सर? बुक आपका जेआर मूंगा है। चलिए आप सबसे टॉप पे लिखेंगे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड, दोनों एक ही साथ बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसके अंदर यकीन मानिएगा कि इसके अंदर जो है ना आपके एडजस्टमेंट 11th क्लास के जितने सीखे थे वो तो है ही है, उससे काफी एडवांस लेवल के भी एडजस्टमेंट हैं इसके अंदर फॉर द ईयर एंडिंग। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये आ गया। इसके साथ साथ हमें एक और बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं लिख देता हूं, क्या होगा? बैलेंस शीट। जिसका नाम क्या होगा? बैलेंस शीट। अब बच्चों का डाउट, एक क्वेश्चन आता है क्योंकि फाइनल अकाउंट आप सबने किया हुआ है, अगर सेमेस्टर 1 में सॉरी 11th में अगर पढ़ा हुआ है तो बच्चों को पता है कि इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैलेंस शीट मैच नहीं होता। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर मान लेते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और बैलेंस शीट हमारा नहीं मैच होता किसी कारण की वजह से, तो क्या हमें नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में? तो जवाब है यस मिलेंगे, लेकिन कितने मिलेंगे टोटली डिपेंड ऑन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा है आगे जिसको बैलेंस शीट, नीचे एज एट और जो भी तारीख हो, इस साइड लाइबिलिटी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, लगभग लगभग 12 लाइन के आसपास हम ऊपर छोड़ देंगे और 12 लाइन से ऊपर के हिस्से को हम ट्रेडिंग मान लेंगे
और 12 लाइन से नीचे के हिस्से को हम पी एंडल मान के चलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से लेके चलेंगे। 12 लाइन ऊपर छोड़ देंगे वो ट्रेडिंग, और उसके नीचे हिस्सा पी एंडल। सबसे पहले यहां पे लिखा जाएगा आपका टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखा जाएगा यहां पे परचेज। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो यहां से लेस हो जाएगा इनसाइड में, परचेज रिटर्न, रिटर्न। उसके बाद यहां आ जाएगा टू साइड में वेजेस। अब देखो मैं टू लिख रहा हूं तो आपकी इच्छा है टू लगाएं या ना लगाएं, बाय लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि 11 12 तक तो कहते थे लगाना जरूरी है, लेकिन कॉलेज के अंदर ये रूल हटा दिया जाता है। आप टू और बाय से स्टार्ट करो या ना करो, आपकी मर्जी है। टू वेजेस, अगर कोई पावर वगैरह यूज हो रहा है, टू पावर, बिजली का बिल। टू कैरेज, कैरेज को ही हम फ्रेट बोलते हैं, और इसी को भी हम कार्टेज भी बोलते हैं। और क्या यूज होगा, टू आपका पावर के बाद आपका हीटिंग एंड लाइटिंग, टू हीटिंग एंड लाइटिंग। और क्या हो सकता है आपका, और भी बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। बाय साइड में आपने क्या लिखना है, बाय सेल्स। और याद रखना सेल्स और परचेज पे ऑलवेज रिटर्न होता है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है हमारा, क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है, क्या होता है हमारा, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। चलिए, अगर इस साइड आंसर निकलता है बैलेंसिंग फिगर तो क्या निकलेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है ना। और अगर इस साइड निकला बाय चांस तो क्या निकलेगा, बाय ग्रॉस लॉस। क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस निकलेगा। और यहां बाय साइड में आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा ऑलवेज, तो उसको देखेंगे, स्टार लगा देते हैं। इसके नीचे हम बनाने जा रहे हैं, जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो भी निकलेगा। अब टू साइड में सारे के सारे ऑफिस के खर्चे, जैसे कि टू सैलरी, जैसे कि टू रेंट, जैसे कि टू आपका कैरेज, लेकिन कौन से वाला कैरेज, आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, टू बेड डेट्स, टू डेप्रीशिएशन, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट के बाद टू इंटरेस्ट। तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं आपके, टू इंटरेस्ट। तो सभी खर्चे को हम लिख देंगे। और बाय साइड में आपका आ जाएगा क्या, इनकम। इनकम में क्या आ सकता है, बाय रेंट रिसीव, बाय कमीशन रिसीव, बाय साइड में आ सकता है डिस्काउंट रिसीव, और भी कुछ खर्चे मैं मेंशन कर देता हूं। टू साइड में और खर्चे क्या आ जाएगा, और खर्चे के नाम ले तो जैसे कि आ गया हमारा स्टेशनरी,
और टू साइड में और हमारा क्या खर्चा आ सकता है स्टेशनरी के बाद देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और टू साइड में हमारा और क्या खर्चा हो सकता है, टेलीफोन बिल एंड एक्सेट्रा। ये सारे मैंने एक्स्ट्रा और जोड़ दिए। बाकी आपको ना खर्चे के नाम से आइडिया हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो प्रैक्टिस करते ही करते आपको आइडिया आएगा उसका। अब यहाँ पे हमारा इस साइड टोटल आ जाएगा और यही टोटल इस साइड आ जाएगा। अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू में नेट प्रॉफिट। और अगर हमारा बाय साइड में निकलता है तो क्या निकलेगा, नेट लॉस। जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो हमारा पहुंच जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लिखा कैपिटल, और कैपिटल में हमारा प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, एनपी लिख रहा हूं मैं नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट, और माइनस हो जाएगा हमारा ड्रॉइंग। अगर लॉस होगा तो नेट लॉस यहां पे माइनस हो जाएगा, टोटल करके ये इस साइड आ जाएगा। और लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर, और क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल, और क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, और क्या आ सकता है, बैंक लोन, और एक्सेट्रा, या एडवांस इनकम। एडवांस इनकम ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, लाइबिलिटी हैं। एंड एक्सेट्रा लिख देता हूं। सेम एसेट के साइड आ जाएगा, इस पे एडजस्टमेंट भी होना अभी है। एसेट्स के साइड में आ गया जैसे बिल्डिंग, जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसे अंदर लिखेंगे स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, कैश, बैंक, लाइव स्टॉक एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे का सारा ये दोनों साइड मैच होगा। तो यूजुअली अगर दोनों साइड मैच है तो हम मानेंगे कि भैया हमारा फाइनल अकाउंट ठीक है बैलेंस शीट मैच होने के बाद। अगर मैच नहीं होता तो हमारा कोई ना कोई गड़बड़ी रह गई है उसके अंदर। तो ये पूरा फॉर्मेट हमारा किसका है, एक फाइनल अकाउंट का पूरा हमारा फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट को आपको सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करूं, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पी&एल बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे जाएंगे, डायरेक्ट, और पी&एल में इनडायरेक्ट जाएंगे। इनकम जो मैंने यहाँ शो किए हैं वो इनकम अलग है, मैं सिर्फ खर्चे और इनकम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटा है मैंने। ऐसे ही बैलेंस शीट की बात करें तो एसेट्स और लाइबिलिटी, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकलेगा उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और पी&एल से जो प्रॉफिट निकलेगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, अल्टीमेटली हमारे बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। तो अगर मैं आपको यहां समझाऊं तो यहां से जो भी आंसर निकलेगा वो कहां यूज होने वाला है, इस अकाउंट में, और यहां से जो भी आंसर निकलेगा वो कहां यूज होने वाला है, इस साइड में, मतलब लाइबिलिटी में यूज हो जाएगा। तो तीनों अकाउंट आपस में क्या है, आपस में कनेक्टेड। तो एक सवाल हम करते हैं स्टार्ट, और उस सवाल को सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, इस सवाल के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से हम सारे आइटम को हम ट्रांसफर करेंगे। दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आइटम कहां कहां ट्रांसफर होगा। चलिए मैं इसको पूरी तरीके से इरेज कर देता हूं, फिर जो आपके सामने डेटा है इसी डेटा को बस इसमें हम पुट करके एक बार चेक कर लेंगे कि भाई इसके बाद अगली क्लास से आपका मेन काम स्टार्ट होगा, जो कि दैट इज एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्लास से हमारा होगा स्टार्ट एडजस्टमेंट। हमें करने का क्या तरीका होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। हम कभी भी सेलेक्टिव अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे। सेलेक्टिव अप्रोच का मतलब पहले ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट ना, हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन जहां है वहां लिख देंगे। मेरा ऊपर का हिस्सा ये बन गया ट्रेडिंग का, 10 से 12 लाइन मैंने बोला आपको, और नीचे का हिस्सा बन गया पी&एल, और ये बैलेंस शीट है ही है। सबसे पहले देखो प्लांट एंड मशीनरी है, तो मैंने सिंपल यहां लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। जैसे जैसे डेटा है वो मैं लिखता जाऊंगा 18,000। इसको, ये इस क्वेश्चन को करने का पर्पस क्या है, आपको पता चल जाए कि आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है। इसके बाद क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी तो कहां पे आता है, ये आता है हमारा पी&एल में।
प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने का डेप्रीशिएशन है हमारा, 2000 रुपए का। जो जहां इंफॉर्मेशन वहां भेजते जाएंगे। इसके बाद रिपेयर टू प्लांट कहां जाएगा, रिपेयर टू प्लांट, रिपेयर। अब कई बच्चों का ना एक डाउट हो सकता है, सर ये तो फैक्ट्री में रिपेयर होगा, तो मैंने कहा मशीनरी से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, चाहे रिपेयर हो जाए, चाहे डेप्रिसिएशन हो जाए, चाहे उसमें कुछ और भी ऐसा अलग छोटे मोटे खर्चे करने पड़े हैं, तो वो सब पी एंड एल का हिस्सा माना जाएगा, ना कि आपका ट्रेडिंग का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद वेजिस, वेजिस भाई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दूं, और फिर हम लिखेंगे परचेज, और फिर हम यहां लिखने वाले हैं वेजेस। तो वेजेस कितने का दे रखा है हमें, 28,000 का। वेजेस कितने का है, 28,000 का। वेजेस के बाद क्या दे रखा है, सैलरी। सैलरी कहां आएगा, पी एंड एल में। सैलरी, सैलरी कितने रुपए, 4,000। सैलरी के बाद क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा ड्राइंग होता है। इनकम टैक्स क्या होता है हमारा, ड्राइंग। इनकम टैक्स और LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सभी क्या होते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले लिखना है कैपिटल, और कैपिटल में से लेस करना है ड्राइंग। तो ड्राइंग कितने का है हमारा, 500 रुपए का। इसके बाद क्या है, कैश। बैलेंस शीट का एसेट्स का पार्ट है कैश, तो कैश कितने का है हमारा, 2000 का। कैश के बाद लैंड, ये भी एसेट्स है। लैंड कितने का है हमारा, 24,500। अब एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज नोटिस भी कर रहे होगे कि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको गिवन होता है, दोनों का टोटल इक्वल होता है। कई बार एग्जामिनर एग्जाम में क्या करता है, वो दोनों साइड के टोटल को गलत लिख देता है, बोलता है अब आप इसको पहले ट्रायल को ठीक करिए और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट बनाइए। तो कई बार ऐसा हो सकता है, तो जब भी डिफरेंस निकलेगा वो सस्पेंस से डिफरेंस को हम मैच कर देते हैं। बहुत रेयर केस हो सकता है, ऐसा यूजुअली नहीं है। अब इसके बाद आ गया आपका डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, तो टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन और बिल्डिंग कितने का है हमारा, 2500। इसके बाद क्या दे रखा है, परचेज लेस रिटर्न। इसका मतलब जो परचेज दे रखा है इसमें से रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, तो चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है। 1,23,500 डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद दे रखा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है बताओ, खर्चा है, इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है। एक्रूड इनकम, पैसे कमा तो लिए लेकिन अभी मिला नहीं है हमें, तो क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। क्या है हमारा, एक्रूड इनकम, ये एसेट्स में आएगा, ठीक है ना। एक्रूड इनकम 1,500 रुपए एसेट्स में आ जाएगा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है हमारा, एसेट्स है, BR। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है 3,000। इसके बाद बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या है हमारे लिए, 3,000 नहीं है, ये बिल्स रिसीवेबल कितना है, 30,000। इसके बाद क्या है, बेड डेट्स। बेड डेट्स कितना है हमारा, तो खर्चा है हमारा बेड डेट्स 1,000। देखो मैं सोच ही नहीं रहा कि मेरा ट्रेडिंग बना, मैं सोच ही नहीं रहा P&L बना। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है मैं साथ के साथ चलता जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली ये प्रिपेयर हो जाएगा। बेड डेट्स के बाद हमारा आ गया डेटर, 35,000 रुपए, तो डेटर आ गया 35,000। अब कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद होगा तो बोलोगे सर बेड डेट्स तो डेटर से माइनस होता है ना, वो एडजस्टमेंट में होगा तब माइनस होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो खर्चा है नॉर्मल, उसे माइनस नहीं करेंगे। इसके बाद आ गया ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 37,000 रुपए, तो ये लिख दिया मैंने 37,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपके पास आ गया बिल्डिंग, 5,000 रुपए। बिल्डिंग कितने हमारा, बिल्डिंग कितने का है हमारा, 50,000, तो मैं यहां लिख देता हूं बिल्डिंग 50,000। कैपिटल आ गया हमारा 60,000 रुपए, तो कैपिटल की जगह पे कैपिटल 60,000। सेल्स 249, तो सेल्स यहां आ जाएगा बाय सेल्स 249। मैं अंदर ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है रिटर्न, वैसे रिटर्न आएगा नहीं क्योंकि डेबिट में होता, रिटर्न होता तो। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में कितने चले जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 13,800। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। सैलरी, अब कई सोचेंगे सर इसे तो सैलरी में ऐड करते थे, भाई वो एडजस्टमेंट में होगा तब करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगली क्लास से जब एडजस्टमेंट कराऊंगा तो सारी बातें लिख दूंगा मैं। कितने हो गए बैंक ओवरड्राफ्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग, 2,000। अब देखो 12th क्लास से आए हो तो आपने बहुत सारी एंट्री देखी होगी, जर्नल एंट्री वाले पार्ट भी देखे होंगे आपने कि सर इसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, उसकी
इस सेमेस्टर 1 में कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका, सारा का सारा न्यूमेरिकल आएगा, अकाउंट फॉर्मेट बनाइए और उसको सॉल्व करिए। जर्नल एंट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, अगर आएगा 2-4 नंबर का आ सकता है तो आया, नहीं तो नहीं आता वो भी। इसके बाद बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल दैट इज कितने का बिल्स पेबल हमारा 3000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइक क्रेडिट में दे रखा है तो हम इधर लिख देंगे बाय पीएफडी, याद रखिएगा हमेशा लाइबिलिटी साइड में, सॉरी इनकम साइड में लिख दीजिए पीएफडी कितने का है 6000। इसके लिखने के दो तरीके हैं लेकिन मैं यहीं पे लिखूंगा। डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज पे डिस्काउंट मिला तो ये भी इनकम है हमारा डिस्काउंट, क्योंकि जब आपने सामान खरीदा आपको डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। ये कितने का डिस्काउंट मिल गया हमारा 4000 का। क्रेडिटर ये भी लाइबिलिटी है 4000, क्रेडिटर 4000। ये लो मैंने सारी की सारी जानकारी यहां पे क्या करा पुट कर दिया है, जिसमें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है जो कि मैंने रहने दिया हो। अब हम टोटलिंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो टोटलिंग के प्रोसेस में जब आप जाओगे तो सबसे पहले हम इसका टोटल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका टोटल देखें तो टोटल ज्यादा किधर का लग रहा है, तो मुझे तो ज्यादा इस साइड का ही लग रहा है ना। 249 सेल्स हमारा था और ज्यादा इधर का है 1,00,000, तो ये हो गया, नहीं ज्यादा इधर ही है 249 और इधर आ गया 249 और 2 साइड में आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में 2 ग्रॉस प्रॉफिट। आपको एग्जाम में एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते, आपको पूरे पूरे वर्ड ही लिखने पड़ेंगे। तो 249 और माइनस में 37,000, माइनस में 1,23,500 और माइनस 28,000। और आपको कैलकुलेटर अलाउड है, फोन अलाउड नहीं है, तो प्लीज आप कैलकुलेटर लेंगे और इस टाइप का कैलकुलेटर लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो वो एग्जामिनर निकाल के बाहर कर देगा। रेगुलर कैलकुलेटर लेना है जो कि अलाउड है आपको। तो 60,500, क्योंकि आपने 12th क्लास में सोचा बस मेरे हाथ में कैलकुलेटर आ जाए, तब तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो लो अब आपको एग्जामिनर ने कैलकुलेटर दे दिया, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि आप फोन नहीं छोड़ रहे होगे। सोचो यार फोन से ही कर लेते हैं कैलकुलेशन, और आपको हैबिट होना चाहिए कैलकुलेटर पे कि फटाफट कैलकुलेट, जितनी स्पीड में कैलकुलेटर होगी आपकी उतने जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्लस 6000 प्लस 4000 70,500 70,500 और इस साइड क्या निकलेगा 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालते हैं, माइनस में 2000, माइनस में 1600, माइनस में 4000, माइनस में 2500, माइनस में 1000, यह आ गया 59,400। और यही ऐड हो जाएगा यहां पे, ऐड नेट प्रॉफिट 59,400। अब ऐड कर लेते हैं, प्लस 60,000 माइनस में 500, तो 1,18,900। टोटल करिए 13,800, 2,000, 3,000, 4,000, ये आ गया 1,41,700, 1,41,700। आ जाइए ये भी टोटल कर लेते हैं, माइनस करके देख लेता हूँ 18,000, 2,000, 500, 1,500, 30,000, 35,000, 18,000, 2,000, 24,500, 1,500, 30,000। BR 30,000 था हमारा, हाँ ठीक है 30,000। डेटर 35,000 और 50,000, यार 1,61,000। कहीं कुछ ना कुछ हमने छोड़ दिया क्या, एक क्रेडिटर छोड़ दिया। क्रेडिटर कितने का है हमारा, अच्छा 23,300। तो चलो फिर ठीक कर लेते हैं इसको, 118,900, 13,800, 2,000, 30, 3,000, 23,300, तो ये आ गया 1,61,000। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि मैंने पहले ट्रेडिंग बनाया क्या, या फिर मैंने पहले P&L। बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट। उससे आपके मैच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको एक साथ लेके चलना है। तो अभी वाली क्लास में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम फॉर्मेट को फिल करेंगे, डेटा किस तरीके से अकाउंट के अंदर डालेंगे। बाकी डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आपको पता है, ये सारा का साइड डेबिट, ये सारा क्रेडिट, और ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ लेकिन जो बच्चे साइंस या आर्ट्स वाले हैं उनको अभी भी
जितना मैंने बताया इसमें प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इसलिए कहा उनको जो नंबर दे रखा है आपको मैंने वीडियो रिलेटेड क्वेरी का, उस पर आपको पूछना है। आपको अलग से कुछ क्लासेस और दी जाएगी जिससे कि आपका बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तब जाके आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको डायरेक्टली तो नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगी। तो चलिए अब नोट करिए आप इसको। पीएफडी मैं इसके ऊपर करवाऊंगा, इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। ये पीएफडी कई बार डेबिट में भी आ जाता है और कई बार क्रेडिट में भी आएगा। हाँ, ठीक है ना, इसके ऊपर है। तो इसको मैं जैसे एडजस्टमेंट लूंगा ना, तो मैं इसको दो तरीके से करना बताऊंगा आपको, ठीक है।